हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, डिपार्टमेंट सीरीज़ में मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ एंड दिस टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज। एज वी ऑल नो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं एंड सून आफ्टर इंटरव्यूज यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन द ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आपके क्या प्रेफरेंसेस होंगे। मैं ये वीडियो सीरीज जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ सो दैट यू गेट टू नो अबाउट ऑल द डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली एंड you take an informed decision about the choice of department you are going to fill it. Unfortunately, while recording, the video file of Gajendra got corrupted, and that's why I'm not able to bring in the video of Gajendra. But yeah, you will get the audio and you will get all the vital informations about Central Water Engineering Services. वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। I know a lot of people see the video but they don't like or subscribe to my channel. भाई सब्सक्रिप्शंस डोंट कॉस्ट एनी मनी, ना ही लाइक कुछ कॉस्ट करता है। थोड़ा सा एफर्ट लगता है बस फिंगर का, आपको बस प्रेस करना होता है, बट दिस एफर्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। इफ़ यू डोंट लाइक इट, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू डोंट लाइक माई वीडियो। बट अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज the analytics say that 90% of the people who watch my videos don't like or don't subscribe to my channel. So if you like genuinely my video, so please like and subscribe to my channel so that I can bring in more such kind of videos. It gives me a lot of motivation. So stay tuned till the end of the video. I hope you will like the video. Without wasting any more time, let's jump to the video. Gajendra is IES 2017 batch and he is currently working in Central Water Commission. आज हम वीडियो में जानेंगे वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस थ्रू IES इन सेंट्रल वाटर कमीशन। हेलो गजेंद्र, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू यार। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपने बताया कि मैं सेंट्रल वाटर कमीशन में कार्यरत हूँ, तो 2017 का जो ESE एग्ज़ाम है उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ओके। बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में देखा जाए तो जैसे वाटर सेक्टर में एक ओनली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल लेवल पे वाटर सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं, इंटर स्टेट वाटर इश्यूज हैं, इसके अलावा जो रिवर मैनेजमेंट के काम हैं, इसके अलावा डिज़ाइन के, रिसर्च के जो वाटर सेक्टर में काम है वो सब देखता है। अच्छा। बेसिकली इसमें दो कैडर्स हैं, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप बी सर्विस। ग्रुप ए सर्विस में मेनली जो ऑफिसर्स हैं वो दो तरह से आते हैं। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है UPSC से, जिसके तहत मैं आ जाऊँ ESE 2017। और 50% लोगों का जो ग्रुप बी सर्विस हैं, जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, उनका प्रमोशन से वो इंडक्ट होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप बी सर्विस वाले हैं वो जूनियर इंजीनियर पे ज्वाइन करते हैं, उनके लिए SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसके बाद वो इंडक्ट होते हैं। ओके। तो इसमें वैकेंसीज कितनी रहती है इन जनरल, ऑन एन एवरेज वैकेंसीज एज JEE एज वेल एज थ्रू IES, वैकेंसीज कितने रहते हैं? जैसे पूरा कैडर स्ट्रेंथ देखें सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस का, तो वो अराउंड 700-800 के आसपास है। और ग्रुप बी सर्विस का तो अभी मेरे को क्लियर नहीं है कितना है अभी, पर मतलब हाँ सफिशिएंट आई थिंक। अच्छा, नहीं लेकिन वैकेंसीज जैसे आती होंगे ना, तो हमारा मुझे लगता है सेंट्रल वाटर कमीशन का 10 to 15 के आसपास ऑन एन एवरेज वैकेंसी रहता है। हाँ, एंट्री में इंजीनियरिंग सर्विस में अगर जैसे देखें हम तो हर साल अराउंड 20 से 25 वैकेंसी आती हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें उस साल लेना है कि नहीं, तो 1-2 साल का गैप भी हो जाता है। अच्छा। जैसे 2013 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद सीधा 16 में आई थी। इसके बाद बीच में 17-18 में आई, फिर 19 में नहीं आई, फिर 20 में आई। अच्छा। फिर 21 में आई। इस टाइप से वो डिपेंड करता है कि उनको कितने ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी पे। वो हर डिपार्टमेंट में ही, जैसे अभी CPWD में क्या है ना कि इस साल CPWD में वैकेंसीज नहीं आई, तो काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे थे कि यार कि CPWD में वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, शायद रिक्रूटमेंट बंद कर रही है। बट ऐसा नहीं है, वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, हर डिपार्टमेंट के साथ ऐसा होता है। सो नाइस। अच्छा, तो अब हम ये बात करते हैं कि जैसे हम घुस गए IES के थ्रू, हम घुस गए, तो जनरली रैंक कितना होना चाहता है? जनरली क्या होता है कि CWC को लोग हाई प्रेफरेंस में नहीं रखते हैं, बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। ऑन एन एवरेज मतलब किस रैंक पे हमें CWC मिल सकता है? जैसे
पहले रेलवे हुआ करता था, हम्म, CSE जैसे शायद 18 तक रेलवे रहा है आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विस से। करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम पहली प्रेफरेंस लोगों की रेलवे होती थी, हम्म उसके बाद CPWD, रोड्स वगैरह, उसके बाद CWC रखते थे। हम्म लेकिन अभी इंजीनियरिंग सर्विस में रेलवे को लोगों मतलब रेलवे को सिविल सर्विस से लेने लग गए वो लोग। हम्म तो अभी जैसे कुछ लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, मान के चलो CPWD में सीट्स नहीं आई तो CWC पहली प्रेफरेंस हो जाती है। अच्छा। और अगर CPWD या CWC या रोड इंजीनियरिंग सर्विस में अगर वैकेंसी आती हैं हम्म तो लोग रोड्स को प्रेफर कर लेते हैं, हम्म इवन कुछ लोग CWC को प्रेफर कर लेते हैं। हम्म तो उसमें भी डिपेंड करता है पर्सनल इंटरेस्ट पे। हम्म क्योंकि जैसे CWC में क्या है कि मोस्ट ऑफ पोस्टिंग अभी एज ऑन दिल्ली में है, 90% पोस्टिंग दिल्ली में होती है। हम्म तो जैसे कुछ लोगों को कैपिटल में रहना है, हम्म अर्बन एरियाज में रहना है मेनली, और आगे अगर उन्हें प्रिपेयर करना है किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए या फॉरेस्ट सर्विस के लिए या फिर इंजीनियरिंग सर्विस को फिर से उनको मतलब कहीं दूसरी सर्विस में जाना, लाइक रोड्स वगैरह में दूसरे कैडर में जाना है, तो वो लोग ईजिली मतलब उन लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में कोचिंग्स भी हैं तो टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकता बिल्कुल है, बिल्कुल। वो ये सब चीज़ें। हाँ, और काफ़ी बार क्या होता है कि नहीं, ख़राब चला गया एग्ज़ाम, हमें पता है कि थोड़ा बहुत मार्क्स से ही हमें हमारा सिलेक्शन होगा, तो उस केस में लोग सोचते हैं कि यार एक बार और अटेम्प्ट ले लूँगा, तो उस केस में मुझे लगता है CWC इज़ अ गुड ऑप्शन। हाँ ये तो तो भाई अभी आगे चलते हैं, अभी हम बात करते हैं कि CWC में जैसे हमारी एंट्री हो गई, तो इसके बाद ट्रेनिंग वगैरह होता होगा, तो इसमें ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है एंड कहाँ पे होता है, इसके बारे में कुछ बताओ यार। CWC में जैसे ही मतलब इनिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे रिक्रूटमेंट होता है, हम्म। तो और अगर फील्ड में जा रहे हो तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं उसको। अच्छा। तो दो डेजिग्नेशन जनरली होते हैं। हम्म। तो सबसे पहले वो नेशनल वाटर एकेडमी, जो एक डेडिकेटेड वाटर सेक्टर की एकेडमी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर ही है, हम्म अभी जल शक्ति हो गया है वो। हम्म तो वहाँ पे ऑफिसर्स अराउंड 6 से 7 महीने उनकी ट्रेनिंग होती है। हम्म कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी कम भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन पे, पर ऑन एन एवरेज 6 to 7 months। हम्म उसके अंदर जैसे फील्ड ट्रेनिंग्स भी होती है, भारत दर्शन का कंपोनेंट भी होता है। भारत दर्शन में अलग अलग चीज़ें, हम्म अलग अलग जगह डैम्स और कल्चरल साइट्स भी दिखाई जाती हैं। हम्म और बाकी जैसे NRSC जो क्या बोलते इसरो का जो है, अच्छा। क्योंकि वो वाटर सेक्टर रिमोट सेंसिंग डेटा वेटा का यूज होता है हाँ हाँ हाँ। इसमें वाटर सेक्टर में। हम्म। तो वहाँ भी लोगों को विजिट कराया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रेनिंग, ये NIFM फरीदाबाद जो है वहाँ पे है। ओके ओके। और हाँ, तो बेसिकली पूरी इंडिया में जहाँ बड़े डैम्स हैं हम्म और जहाँ इरिगेशन के फील्ड में जहाँ जिसने अच्छा काम किया है, लाइक हम्म किसी भी स्टेट ने, हम्म। तो उन चीज़ों को दिखाया जाता है ताकि ऑफिसर्स उनसे सीखें, ग्रूमिंग हो अच्छी सी। अच्छा। इसके अलावा बाद में एक प्रेसिडेंशियल मीटिंग भी होती है ओके। बीच में। हाँ हाँ। और तो ये थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बाकी कल्चरल साइट्स हैं, जैसे तमिलनाडु में महाबलीपुरम है, और जैसे हम्पी है कर्नाटका, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो मतलब एक अच्छा चीज़ है, एक तरह से मतलब भारत पेड दर्शन वेकेशन हो कंपोनेंट। जाता है। हाँ मान लीजिए मतलब। हाँ, नहीं, हाँ, सबके साथ ही होता है, हर हर कैडर हाँ में ही सभी होता कैडर्स है, का, यस। हाँ सभी कैडर्स में ही है ये हाँ, तो चीज़। ये एक पर्क्स है जो कि आपको ट्रेनिंग में मिलती है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट हाँ आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। सो एंड इसके अलावा थोड़ी सी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये है कि लाइक जैसे सिविल सर्विस से जो ऑफिसर्स आते हैं बाकी कैडर्स में, और कुछ इंजीनियरिंग सर्विस में भी जैसे रेलवे में, तो उनकी जैसे पार्लियामेंट विजिट भी होती है, हम्म और भी चीज़ें हैं जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो चीज़ें बाद में आप लोग एज ए कैरियर, जब आपका कैरियर प्रोग्रेशन होगा तो आपको उन चीज़ों से डील करना पड़ेगा। हम्म तो उन चीज़ों के बारे में भी उनको बताया जाता है। लेकिन थोड़ा सा हमारे इस सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस कैडर में अभी वो चीज़ें अभी हैं नहीं, हम्म मतलब धीरे धीरे इंडक्ट हो रही हैं। हम्म अभी नया जैसे कैडर रिव्यू प्रपोजल है, तो उसमें ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं कि क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि टाइम टू टाइम वो होता रहता है मॉडिफाई सब होता चीज़ें रहता है। आगे। हाँ जैसे क्यों, कोई लिमिट नहीं है इन चीज़ों बिल्कुल की। बिल्कुल, जैसे अभी CS रोड्स वालों को जब हमारा ट्रेनिंग बैच चल रहा था, तो उस टाइम उनको फॉरेन विजिट कराया जाता था, अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन फिर से शुरू किया जा रहा है। तो कुछ जगह पे कुछ ज़्यादा पर्क्स है, कुछ जगह पे थोड़े कम है, लेकिन ओवरऑल। हाँ हमारे यहाँ पे भी जैसे हमारा बैच का तो नहीं हुआ था कोविड की वजह से, हम्म लेकिन उससे पहले बैच जैसे इजराइल, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में मतलब वाटर सेक्टर से रिलेटेड MOU साइन है हमारी मिनिस्ट्री के। तो
क्योंकि इन लोगों ने वाटर सेक्टर में अच्छा काम किया है। लाइक इजराइल तो आप समझ सकते हो कि चारों तरफ से उसके समुद्र है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पूरा डिसैलिनेशन टेक्निक जो है उसमें सबसे आगे है। यस यस। तो 2-3 जगह हैं जो ऑफिसर्स जाते हैं, स्टार्टिंग में भी जाती हैं, बीच में तो जाती रहती हैं। लाइक मिड कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, मिड कैरियर ट्रेनिंग पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं हर 4 साल में प्रमोशन से पहले, जैसे आप दूसरे आप पेस्ट लेवल में जाते हो तो ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसमें भी फॉरेन कंपोनेंट में विजिट कर सकते हो आप। तो वो लेकिन वो फिर भी डिपेंड करेगा कि उस टाइम क्या सिचुएशन है। लाइक कोविड की वजह से इस बार तो कुछ नहीं हो रहा अब तो लेकिन फाइनली रिन्यू हो जाएगा, तो ये चीज़ें भी है। यस यस। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो हो गया कि हम ट्रेनिंग में कहाँ कहाँ जाते हैं, विजिट्स होते हैं, बट आपको जैसे ट्रेनिंग में पर्क्स क्या मिलते हैं, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं, एंड वहाँ पे आपको पढ़ाया क्या जाता है, एंड आपकी सैलरीज कितनी है? सैलरीज तो आई थिंक सबकी सेम ही होती होगी, एवरीबडी एंट्री जो मिलता है अराउंड 60 to 70,000 के आसपास। हाँ, जैसे जैसे आप एकेडमी ज्वाइन करोगे तो 5400 ग्रेड पे आप इंडक्ट हो तो 56,000 बेसिक है। उसके अलावा बेसिक प्लस डीए मिल जाता है जितना भी है, जैसे अभी 50% के आसपास कुछ 50% हो गया तो डीए हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल जाता है और एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे नेशनल वाटर अकेडमी अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, तो एचआरए के अलावा ट्रांसपोर्टेशन डीए प्लस बेसिक सैलरी। अच्छा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है नेशनल वाटर अकेडमी में कि वहाँ पे आप रह रहे हो, अकोमोडेशन का आप खाना खा रहे हो, फूड का वो आप पैसा कटेगा नहीं आपके अकाउंट से, जैसे बाकी कैडर्स में मैंने देखा है। लाइक इवन आईएएस आईपीएस आईएफ इनमें भी सब में अकेडमी वाले पैसे काटते हैं। लेकिन इस यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि आपके पैसे नहीं कटेंगे और अकोमोडेशन और फूड आपको फ्री में मिलेगा। चलिए, तो अच्छा है, नाइस। ओके, एंड हॉस्टल्स वगैरह कैसे रहते हैं? सिंगल अकोमोडेशन, डबल अकोमोडेशन? हॉस्टल्स जनरली जैसे अगर कैडर स्ट्रेंथ बड़ा है, मान के चलिए कभी कभी 40 से 50 का कैडर स्ट्रेंथ भी आ जाता है उस साल, मतलब नए लोग 40 से 50 आ जाते हैं, तो और ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है एकेडमी में। जैसे स्टेट ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस से आते हैं, या जूनियर इंजीनियर्स हैं, या साइंटिस्ट हैं जो वाटर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, तो स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है, तो 2 की अकोमोडेशन भी दे देते हैं। मतलब एक रूम में 2 लोग रहेंगे और अदरवाइज सिंगल रूम मिल जाता है। तो बाकी फैसिलिटी नेशनल वाटर अकेडमी में सब हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है सब, और सभी प्लेग्राउंड्स भी हैं, तो सब जो एक एकेडमी में होना चाहिए वो है उसमें सब चीज़। जैसे अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है जो ये जितनी भी अकेडमीज हैं सबका वो कर रही है, उनको एक्रेडिटेशन कर रही है, तो नेशनल वाटर अकेडमी को भी मतलब शायद आई थिंक वेरी गुड रिमार्क मिला है, तो आई थिंक कि सब फैसिलिटीज़ हैं इसका मतलब। नहीं, अच्छा है। अब वाटर कमीशन है तो स्विमिंग पूल तो होना बनता ही है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जानते हैं कि मतलब जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, अभी पोस्टिंग की बारी आ जाती है, तो पोस्टिंग किस तरह के होते हैं? फील्ड पोस्टिंग होते हैं या फिर ऑल प्लानिंग पोस्ट ही होते हैं? जैसे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको फिर सेंट्रल वाटर कमीशन हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। तो हेडक्वार्टर में आने के बाद जो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस कैडर है, इसकी बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं जो कि या तो सबऑर्डिनेट बॉडीज़ हैं या अटैच्ड बॉडीज़ हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, उनमें इनकी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि कहीं इन कैडर पोस्टें भी हैं। जैसे सबसे ज़्यादा लोगों को सेंट्रल वाटर कमीशन में ही मिल जाता है जो कि हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके अलावा कुछ ऑफिसर्स को, 3-4 ऑफिसर्स को जैसे मिनिस्ट्री में डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाता है, तो मिनिस्ट्री में भी काफ़ी रोल है। इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया जाता है जो हमारी फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा। जनरली 22 बेसिन्स हैं हमारे इंडिया में, तो हर बेसिन पे एक बेसिन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है, उसको हेड करता है, और यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है उसका जनरली चीफ इंजीनियर है उस ऑफिसर का। इसके अलावा जैसे कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी है, और इसके अलावा कुछ जो रिवर बोर्ड्स हैं लाइक बाण सागर है, कंट्रोल बोर्ड है, और ये सतलज ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है। इसमें भी मतलब अगर ज़रूरत है तो ऑफिसर्स को वहाँ भी पोस्ट कर दिया जाता है। अच्छा। तो बेसिकली काफ़ी डाइवर्सिटी है मतलब इनिशियल लेवल पर पोस्टिंग में, पर मोस्ट ऑफ पोस्टिंग सेंट्रल वाटर कमीशन हेडक्वार्टर पे ही होती है, क्योंकि जो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस जो कैडर है उसका अराउंड 70% जो लोग हैं और ऑफिसर्स हैं वो CWC में ही रहते हैं बेसिकली।
पर CWC इज नॉट द CWES। CWES एक ब्रॉड टर्म है जिसमें CWC भी आता है, मिनिस्ट्री भी आता है, KRMB, GRMB और भी बोर्ड्स हैं, लाइक यमुना रिवर बोर्ड है, अपर यमुना रिवर बोर्ड जो कि यमुना रिवर का वाटर देखता है। तो बहुत सारी बॉडीज आ जाती हैं, तो ये जनरली लोगों को पता नहीं होता, लोग CWC को ही CWES मानते हैं, बट वो दैट इज डिफरेंट। ओके, चलिए, दिस इज अ वाइटल इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ पहले से, नाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट। चलिए, ओके। इसके अलावा फरक्का बैराज प्रोजेक्ट है, और जैसे फॉरेन में भी लाइक जो नेपाल और भूटान में भी कुछ जैसे पंचेश्वर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो पुनः सांचू 102 वहाँ भी हमारे मतलब एक्सचेंज की पोस्ट हैं। अच्छा। उसके अलावा गंगेश ट्रीटी है, उसके अंदर भी हमारे कुछ ऑफिसर्स मतलब इसमें बांग्लादेश में काम करते हैं। ओके ओके। तो मतलब काफ़ी इंडस कमीशन नाम सुना ही होगा, लाइक जो परमानेंट इंडस कमीशन है, तो वो भी हमारे मतलब एसी कैडर के लोग देखते हैं जनरली उसको भी। ओके, सो काफ़ी डाइवर्सिटी है। आई मीन पीपल थिंक दैट कि CWC मतलब न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पोस्टिंग होती है। हाँ, लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ पोस्टिंग्स हैं वो लाइक 100 लोग इंडक्ट हुए तो 70 लोगों को हेडक्वार्टर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो वर्क है स्ट्रेंथ है वो CWC में 70%। ओके। बाकी जगह ऐसा है कि सब पोस्ट इन कैडर नहीं है इस कैडर की। कुछ पोस्ट हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, लाइक KRMB, GRMB, पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ये एक्ट से बनी है पार्लियामेंट के, तो ये अपने आप में ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तो इनका खुद का भी कुछ कैडर स्ट्रेंथ होता है। लेकिन जो कुछ पोस्ट हैं वो इस कैडर से भरी जाती हैं, जो हाई लेवल की पोस्ट हैं। जैसे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWD जो इंटरलिंकिंग का काम कर रही है, वहाँ भी ऑफिसर्स यहाँ से जाते हैं। अच्छा। तो वो भी डेपुटेशन पे जाते हैं वहाँ पे। तो अभी एक और नया बॉडी बना NDSA, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, तो उसमें भी हमारे CWS ऑफिसर्स ही वर्क कर रहे हैं। तो ओके, काफ़ी स्कोप तो काफ़ी है अच्छा वाटर सेक्टर में। ओके। और जैसे दो चीज़ें अभी आज जानेंगे इसमें कि पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ क्या रहते हैं उनका, जो हेडक्वार्टर में रह रहे हैं एंड वो जो फील्ड में रहते हैं। ऑब्वियसली जो हेडक्वार्टर में रहेंगे उनकी थोड़ी कम रहेंगी एज कम्पेयर टू जो फील्ड में रहेंगे, आई एज्यूम, बट लेट अस लाइट ऑन दैट। ये एकदम सच्चाई है इससे बिल्कुल मतलब हम नहीं मुकर सकते। इवन अकेले यहाँ इस कैडर की बात नहीं है, कोई भी सेंट्रल सर्विस कैडर हो, इवन ऑल इंडिया सर्विस कैडर के लोग भी जब दिल्ली में पोस्टेड होते हैं तो उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, क्योंकि वो एक तरह से 9 to 6 वाला जॉब होता है, 9 बजे आओ 6 बजे जाओ। तो जो CWC हेडक्वार्टर में जो लोग पोस्टेड हैं, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे किसी भी मतलब दिल्ली में जो भी डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, उनकी प्रॉब्लम स्पेस का होता है। बिल्कुल। तो जब ऑफिसर सेलेक्ट होता है कि IAS ऑफिसर लाइक UPSC से, तो उसको वैसे उसके थोड़े एस्पायरेशंस होते हैं कि लाइक थोड़ा बड़ा केबिन होगा और सब सुविधाएं होंगी, तो वो चीज़ें थोड़ा मिसिंग है हेडक्वार्टर पे। अकेले इस कैडर के साथ नहीं है, सभी के साथ है प्रॉब्लम। तो थोड़े से ऑफिसर्स को थोड़ा सा बुरा लगता है, लाइक डीमोरलाइज फील करते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा इश्यू है कि आप घर जाने के लिए जनरली यहाँ पे क्या है कि सभी कैडर्स के लिए ये चीज़ जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे आपको गाड़ी नहीं मिलती है। करेक्ट। जॉइंट आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, हाँ ऑफिशियल वर्क के लिए आपको गाड़ी मिलेगी, वो अलग चीज़ है, बट घर से आने जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अपना खुद का गाड़ी का आपको करना पड़ेगा, या जैसे भी आना है वैसे खुद का अरेंजमेंट करो मतलब। इसके अलावा थोड़ा सा पहले अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम आती थी, लाइक घर नहीं मिलता था तो लोग फ्लैट लेके रहते थे। इसमें ये भी सभी कैडर्स के लिए ऑलमोस्ट, IAS को छोड़ के, मतलब ऑल इंडिया सर्विस वालों का थोड़ा रिजर्व कोटा होता है तो उनको मिल जाता है, बाकी सभी सेंट्रल सिविल सर्विस का। तो क्योंकि CPWD गेस्ट हाउस हैं, उन CPWD के जो क्वार्टर्स हैं उनमें मतलब अभी कम क्वार्टर्स हैं, क्योंकि कुछ नए क्वार्टर्स भी बन रहे हैं, तो वैकेंसी कम है उतनी, तो लोगों को मिल नहीं पाता। लेकिन अब आई थिंक 2021 से नए ऑफिसर्स को भी मिल रहे हैं, मैंने देखा। हाँ, अभी हमने काफ़ी सारे क्वार्टर्स बना दिए एक्चुअली। हमने किडवे नगर बनाया, हमने काफ़ी सारे हैं जो CPWD ने बनाया, या NBCC ने भी काफ़ी सारे क्वार्टर्स बनाए, तो GPRA काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं अभी तो। हाँ, अब लेकिन इतने क्वार्टर्स बन गए हैं, लाइक सरोजिनी नगर भी बन रहा है, तो अब मिल जाएगा घर, मुझे लगता है स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो घर का अच्छा है, और गाड़ी का तो खुद का करना पड़ेगा अरेंजमेंट्स। बाकी तो पर्क तो जैसे DA मिल रहा है, बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA तो नहीं मिलेगा, अगर क्वार्टर मिलेगा तो, अगर कोई बाहर रह रहा है तो HRA मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल जाएगा।
हाँ, बस और बेसिकली बाकी फर्क इतना ही है कि मतलब एक हमें हेडक्वार्टर में हमें क्या है कि एक छोटा सा डेस्क मिलता है, और अगर फील्ड पोस्टिंग आ जाए तो यहीं पे थोड़ी सी बड़ी सी केबिन मिल जाती है। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा है ना कि मतलब हेडक्वार्टर है तो आपका जो हेड ऑफ, मतलब जैसे हमारे यहाँ जो सबसे जो एपेक्स पोस्ट होती है वो चेयरमैन की होती है, लाइक वो सेक्रेटरी के इक्वलेंट होता है। हम्म। तो चेयरमैन, उसके नीचे मेंबर होते हैं, उसके नीचे फिर चीफ इंजीनियर्स, या जैसे मिनिस्ट्री में पोस्टेड है तो उनको कमिश्नर बोलते हैं। हम्म। उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, या फिर सीनियर जॉइंट कमिश्नर बोलते हैं मिनिस्ट्री में। हम्म। फिर डिप्टी डायरेक्टर, मिनिस्ट्री में पोस्टेड है तो डिप्टी सेक्रेटरी। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। हम्म। तो जब सब ऑफिसर्स पूरी हायरार्की एक जगह बैठ रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाले लोगों को तो इतना स्पेस नहीं मिलेगा। करेक्ट। लेकिन जब फील्ड में आप पोस्टेड रहते हो जैसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो आप एक सब डिवीज़न के मालिक हो। हम्म। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो तो आप डिवीज़न के मालिक हो। तो वहाँ आप सर्वे सर्वा, वो डीडीओ होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है जो डीडीओ। हम्म। सो डी फाइनेंशियल पावर है उसके पास, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, गाड़ी घोड़ा सब उसके पास रहेगा वहाँ पे फील्ड में। और बड़ा कमरा मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। लेकिन बस ये मेनली डिपेंड करता है कि आप लोग किस लोकेशन पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोकेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे दिल्ली में हो तो आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, हम्म। लेकिन आप बाहर फील्ड में हो तो बेसिकली फील्ड जॉब्स में मिलता है ये चीज़। अच्छा। क्योंकि फील्ड्स में भी आपको ये पूरा पर्क्स मिलेंगे, अ- और एक कुछ एडिशनल सुविधाएं मिल जाती हैं जो बाकी ऑफिसर्स को मिलती है। फिर ऑफिसर्स को थोड़ा लगता है कि चलो ठीक है, कुछ पावर है। तो ये चीज़ तो है। बेसिकली अगर मैं जब फील्ड की बात करें तो भी यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है तो भी मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी में जो पोस्टिंग्स होती है वो टीयर 2 सिटीज़ तक ही जाती हैं। टीयर 3 तो आई डाउट कि वो जाती होंगी। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस से जो लोग आते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो जैसे ए डबल ई या एक्शियन, तो वो जनरली हाँ टीयर 2 सिटीज़ में पोस्टेड होती हैं। जैसे हमारी जो बेसेंस हैं, 22 बेसेंस हैं, तो आई थिंक हमारी 13 रीजनल ऑफिसेज हैं। हम्म। तो रीजनल ऑफिसेज, हर रीजनल ऑफिस एक चीफ इंजीनियर हेड करता है। हम्म। उसके अंडर 2-3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं, बीच में सुपरटेंडेंट इंजीनियर रहते हैं। हम्म। तो जैसे मैं बताऊँ आपको, नॉर्थ ईस्ट में जैसे गुवाहाटी में हमारी पोस्टिंग है, हम्म। ईटानगर में है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। हम्म। गुवाहाटी, ईटानगर और इधर मिजोरम में है, एजवाल में। तो 3 नॉर्थ ईस्ट में है मेनली। ओके। और सिलचर में भी है। अच्छा। इसके अलावा अगर साउथ में तो बहुत अच्छा है, लाइक हैदराबाद में काफ़ी पोस्टिंग है। हम्म। क्योंकि KRMB GRMB बोर्ड भी है उनके अलावा, हम्म। जो हमारा CWC का ऑफिस है उनके अलावा। हम्म। इसके अलावा चेन्नई में भी है, जयपुर में भी है, इधर चंबल डिवीज़न है। मतलब तो बेसिकली मान सकते हो कि अच्छी जगह पोस्टिंग है। तो आगे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन, ये सब के लिए अच्छा है हम्म। फील्ड में भी। हम्म। क्योंकि क्या होता है जैसे इंडियन रेलवेज है ना, वहाँ पे पोस्टिंग काफ़ी छोटे जगहों पे होती है, काफ़ी छोटे जगहों पे। सीपीडब्ल्यूडी में टीयर 2 टीयर 3 उससे नीचे तो नहीं जाते लोग। तो उसी तरह से मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी में भी टीयर 2 टीयर 3 तक ही जाते हैं उस। हाँ, मोस्ट ऑफ जो पोस्टिंग्स हैं वो टीयर 2 ही हैं। टीयर 3 में भी जाने की जरूरत नहीं है अगर ES है तो, हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस से है तो। वो जो नीचे के लोग हैं वो तो रहते ही हैं, हाँ हाँ। क्योंकि उनको तो ग्राउंड से डेटा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बेसिकली जो फील्ड वाले सर्विस, हमारी जो फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम्म। उनमें 2-3 टाइप का काम होता है मेनली। हम्म। पहला तो जो है फ्लड फोरकास्टिंग को लेके काम होता है, ओके। कि जितने भी रिवर्स हैं वहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, फ्लड फोरकास्ट करते हैं, एडवाइजरी इश्यू करते हैं 5 दिन की, जो हम्म। जो भी गाइडलाइंस हैं अभी 5 दिन की हैं। हम्म। दूसरा काम होता है कि वाटर क्वालिटी सैंपल्स, मतलब हर रिवर का क्वालिटी सैंपल्स लेंगे। वहाँ पे लैब होती हैं, लेबोरेटरीज, हम्म। कि कितना इसमें जो BOD COD और जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं हम्म। और हैवी मेटल्स वगैरह, इसकी रिपोर्ट होती है। ओके। एंड तो साइट मेंटेनेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है CWC का फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि नोडल एजेंसी भी है। जो हमारा हम्म। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हम्म। उसके अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन इज द नोडल एजेंसी। हम्म। इसके अलावा CWC का काम जैसे सर्वे इन्वेस्टिगेशन डिविजन्स होती हैं, वहाँ पे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लड प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म। उनका सर्वे होता है, डिटेल DPR प्रिपेयर होती है। ओके। तो वहाँ भी 3-4 सर्वे इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं, अच्छा। तो वहाँ काफ़ी पावर है हमारे ऑफिसर्स के पास। हम्म। क्योंकि प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेंसी भी देती है उनको DPR बनाने के लिए। अच्छा। तो मेनली फील्ड में दो ही। तीसरी चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, हम्म। उसके अंडर जैसे AIBP एक स्कीम है, सब स्कीम मान लीजिए, PM KSY अम्ब्रेला स्कीम है। हम्म।
एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम बोलते हैं ABP को। इसके अलावा एक सेकंड CATWM है, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट। तीसरा RRR है। और इन सरफेस माइनर स्कीम है। तो इनका जो मॉनिटरिंग होता है और अप्रेजल होता है, मतलब प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल होगा, मॉनिटरिंग होगा, वो भी CWC की फील्ड यूनिट ही करती है। तो देखा जाए तो काफ़ी काम है, मतलब वाटर सेक्टर से रिलेटेड। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा तैयार करना है, डेटा अप्रेज करना है, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारा काम है, कंसल्टेंसी भी करना है। आई थिंक टेंडर के थ्रू कंसल्टेंसी हायर होती है, आई गेस। हाँ, टेंडर के थ्रू होती है, पर वो मतलब ऐसा देखा जाए तो सभी ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा उसका अभाव फील करते हैं, क्योंकि 3-4 ऑफिसेज हैं हमारी, और 3-4 ऑफिसेज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट होती है। अब आपको तो पता है कि डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी होती है कि एक ही ऑफिसर कभी कभी 7-7, 8-8 साल रह लेता है। तो सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो लोगों को थोड़ा सा फील होता है कि यार मतलब पावर नहीं है, क्योंकि सब लोगों को अगर ऐसा मतलब गाइडलाइंस हो या ट्रांसफर पॉलिसी इस टाइप से हो कि सब ऑफिसर्स को सब जगह सर्व करने का मौका मिल जाए, तो वो ये फील नहीं करेगा कि उसके पास ये चीज़ें नहीं। चलो, तो प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह हैं, थोड़े प्लस हैं, कहीं माइनस हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, अभी जैसे आपने एक ब्रीफली बता भी दिया था कि मतलब तो आपके यहाँ जैसे करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है, तो ईयर वाइज थोड़ा करियर प्रोग्रेशन के बारे में बताइए कि कितने साल में प्रमोशन हो जाते हैं, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब हर कैडर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैरियर प्रोग्रेशन वाला। जैसे हमारे यहाँ पे इंडक्ट होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर AEE या 5400 ग्रेड पे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रमोशन टाइम बाउंड होता है सबका ही, जो फर्स्ट प्रमोशन होता है बेसिकली, तो 4 साल में वो प्रमोशन हो जाता है, 4 या 5 साल में हो जाता है कहीं भी। जैसे हमारा जो प्रमोशन था वो 4.5 साल, 5 साल 4.5 में हो गया था, क्योंकि हमने मई 2018 में ज्वाइन किया। तो वो एक गवर्नमेंट की भी पॉलिसी यही है कि फाइनेंशियली उसके ईयर के एंड में ही प्रमोशन करना है, मतलब 1 जनवरी को नई पोस्टिंग देनी है। तो इस वजह से हमें 4.5 लग गए। कुछ लोग जैसे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको 4 साल में भी हो जा रहा है। तो 4 साल में आप डिप्टी डायरेक्टर या STS बन जाओगे, जैसे JTS STS, जूनियर टाइम स्केल होता है, और सीनियर टाइम स्केल। ये मतलब जो फील्ड में है उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं हम। हाँ, उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड प्रमोशन होता है वो हमारे यहाँ NFSG है, मतलब वो फंक्शनल पोस्ट नहीं है, फंक्शनल ग्रेड नहीं है, जो 6600 ग्रेड पे से 7600 ग्रेड पे में जाते हैं। तो वो हर बार जो ऑफिसर्स एलिजिबल हो जाते हैं मिनिमम 4 ईयर टर्म के बाद, कुछ परसेंटेज होता है वो, जैसे 25% लोग जो टोटल कैडर स्ट्रेंथ है STS लेवल पे, वो प्रमोट हो जाते हैं 7600 में। तो 7600 ग्रेड पे, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी सेम रहती है डिप्टी डायरेक्टर की। उसको ऐसे मान लो सीनियर डिप्टी डायरेक्टर मान लीजिए, यहाँ भी वही क्योंकि बाकी हाँ, यहाँ CPWD का भी सेम ही है, है। NFSG है वो वाला ग्रेड। बाकी जैसे बाकी कैडर्स हैं, लाइक IAS है, रेलवे है, पुलिस सर्विस है, उनमें 7600 ग्रेड पे JAG आ जाता है, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड आ जाता है। तो वहाँ पर उनके पास पावर आ जाती है, जैसे JAG पावर आती है आपके पास, मतलब आपके पास काफ़ी अथॉरिटी आ जाती है। यहाँ पे वो अथॉरिटी लेवल 13 में आती है, मतलब लेवल 12 इज NFSG, सो लेवल 13 में आपको डायरेक्टर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनाया जाएगा। तो वो प्रमोशन डिपेंड करता है कि जैसे पहले तो कभी डायरेक्टर्स 13 साल में भी बने हमारे यहाँ, और कभी कभी 20-22 साल भी लग गया है। 22 साल? हाँ, 22 साल मतलब लेवल 13 मिलने में। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि बीच में इन लोगों ने क्या किया, मतलब कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने, कि एकदम बल्क में लोग ले लिए एक साथ, लाइक 54, 60, 70 लोग ले लिए बीच में। तो उन लोगों को एडजस्ट करने में, वो एक बैच है 54 का, अगर 12 लोग प्रमोट हो रहे हैं तो वो बैच को ही कितने टाइम लग जाएगा आप सोचिए। तो एक ये प्रॉब्लम है, मतलब हर कैडर में प्रॉब्लम्स हैं ये वाली, जो कि सही से स्मूथ प्रमोशंस हैं कि नहीं। अभी कैडर रिव्यू प्रपोजल के लिए गया हुआ है, मतलब CWS का, बाकी सब मिनिस्ट्रीज का भी चल रहा है पैरेलल में आई थिंक। तो आई थिंक ऐसा है कि अगर कैडर रिव्यू के बाद थोड़ा सा बेटर प्रोस्पेक्ट्स हो जाएं कि टाइमली प्रमोट हो जाएं। वैसे आइडियली ये है कि आप 13 साल में, 15 साल में आपको लेवल 13 मिल जाता है। वही है, हर जगह है कि 13 से 15 साल में फ्रॉम द एंट्री ऑफ द सर्विस 13 to 15 ईयर्स में आपको लेवल 13 मिल जाता है, लेवल 13 मिल जाएगा। लेकिन वही है, फिर भी सब्जेक्ट टू के वो कैडर में कितने लोग हैं, क्या है, वो भी डिपेंड करता है। इसके अलावा लेवल 13 के बाद लेवल 14 में जाते हैं, चीफ इंजीनियर या फिर कमिश्नर डेजिग्नेशन होता है, SAG होता है वो पोस्ट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो उसमें जैसे पहले इवन 27 साल के आसपास, 25-27 साल लग जाता था, मतलब थोड़े स्लो प्रोग्रेस थे, क्योंकि
अभी आई थिंक 47 पोस्ट हैं एसएजी लेवल पे आई थिंक। तो वहाँ थोड़ा सा है मतलब कैरियर उतना अच्छा नहीं है प्रमोशन में, लेकिन अभी जैसे कैडर रिव्यू प्रपोजल हो जाएगा तो आई थिंक थोड़े बेटर प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे। फिर भी मान लीजिए ऑन एन एवरेज आइडियली तो जेएस मतलब लेवल 14 है वो 17 साल में मिलना चाहिए, आईएएस को 17 साल में मिल जाता है। हाँ लेकिन एक चीज़ बढ़िया है मतलब कि इन लोगों को पे मिल जाएगा लेवल 14 का, लाइक आप डायरेक्टर ही हो बट लेवल 14 का आपको पे मिल जाएगा। तो पेमेंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्योंकि आपको वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी मतलब चीफ इंजीनियर है जी, बट आपको वो वाला ग्रेड पे मिल जाता है आपको मिनिमम। जैसे वो आईएएस से लिंक रहता है बेसिकली, जैसे आईएएस का मान के चलो 17 बैच है तो उसके 2 बैच बाद वाला जैसे 19 बैच के बंदे को जिस दिन आईएएस को जेएस मिला है उसके 2 साल बाद उस बंदे को वो वाला ग्रेड पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ एक अच्छी है कि इससे मॉनेटरी लॉस नहीं होता है ऑफिसर का। चलो मतलब चीफ इंजीनियर या एसएजी लेवल पे नहीं पहुंचा, जेएजी लेवल पे ही है बट उसकी सैलरी मिल जाती है उतनी। हाँ तो ये एक चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद मेंबर बनते हैं। मेंबर की हमारे यहाँ 3 पोस्ट हैं। अच्छा। जो कि लेवल 15 में है। तो अब 3 पोस्ट हैं, आप सोचिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। जो लोग 3 पोस्ट के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके ऊपर एक चेयरमैन होता है लेवल 17 का, तो लेकिन चीफ इंजीनियर तक तो हर ऑफिसर बन ही जाता है। उसके अलावा जो जल्दी सर्विस में आते हैं सीनियोरिटी भी, जो सीनियोरिटी में सबसे ऊपर होते हैं वो मेंबर भी बन जाते हैं और चेयरमैन भी बन जाते हैं। अच्छा। पर मेंबर चेयरमैन का कार्यकाल बहुत शॉर्ट होता है, मतलब लाइक मेंबर का मैंने अब तक देखा है कि मेंबर कोई ऑफिसर 2 साल से ज़्यादा रहा नहीं और चेयरमैन भी 1 साल से ज़्यादा रहा नहीं। वो हर जगह ही है कि जो टॉप ब्रास होता है वो काफ़ी कम टाइम के लिए रह पाता है। तो मेजॉरिटी सर्विस आप मतलब मेजॉरिटी आप सर्विस या तो डायरेक्टर लेवल पे आप डायरेक्टर चीफ इंजीनियर लेवल पे आपकी ख़त्म हो जाएगी बेसिकली। ओके, चलिए, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ नो अबाउट कि फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं। जैसे क्या होता है कि अभी तो जैसे लोग रिक्रूट हो जाते हैं लेकिन बाद में काफ़ी बार होता है कि नहीं, जैसे आपने बताया अभी कि आगे जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर होता है तो आगे जाके प्रमोशन स्कोप्स कम हो जाते हैं। तो इफ मतलब डेपुटेशन पे काफ़ी बार लोग चले जाते हैं, कोई लोग छोड़ भी देते हैं कोई नहीं यार अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ कमीशंस बनते हैं या कमिटीज़ बनती है वहाँ के मेंबर्स बनते हैं। तो व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप्स इन सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज? जैसे वाटर सेक्टर है, एक तो वाटर सेक्टर स्टेट सब्जेक्ट है। बस जो इंटर स्टेट रिवर्स वैलीज रेगुलेशंस हैं उनमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई एक्ट बनाए या कोई बोर्ड बनाए जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को पावर दे सकता है। अदरवाइज सेंट्रल वाटर कमीशन का जो CWS कैडर बोलूँगा मैं, इन ऑफिसर्स का जो वर्क है चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो, मेनली सुपरवाइजरी या फिर रेगुलेटरी टाइप का होता है कि लाइक नीचे के जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रपोजल्स हैं वो जो नेशनल लेवल पे गाइडलाइंस बनी हैं, नेशनल लेवल पे एक्ट है, उसके इन कंप्लाइंस हैं कि नहीं, मेनली उनको ये देखना होता है। तो वाटर सेक्टर में एक ओनली एक ऑर्गेनाइज्ड कैडर है। अच्छा। तो आई थिंक आगे ऐसे बोलते हैं कि आगे का जो वॉर होगा फ्यूचर वॉर वो वाटर पे लड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाटर सेक्टर में स्कोप तो काफ़ी है अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, क्योंकि CWS ऑफिसर्स का वर्क जैसे जो इंटरनेशनल रिवर्स हैं जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और काफ़ी रिवर्स इधर हैं, नेपाल के साथ भी हैं, भूटान के साथ भी हैं और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघना और भी रिवर्स हैं। तो इनमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनकी भूमिका तो हमेशा ही रहने वाली है फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो इंटर स्टेट इश्यूज हैं अब तो आप देख ही रहे हो, साउथ इंडिया की तो ये हालत है कि जो डैम्स में पानी बहुत कम बचा है, अभी हमारी रिपोर्ट्स आई थी तो हर जगह जैसे कावेरी का तो पता ही होगा, लाइक तमिलनाडु कर्नाटक आपस में लड़ मड़ रहे हैं पानी के लिए। तो साउथ इंडिया में इवन कुछ स्टेट्स में जैसे इधर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं लाइक महानदी, इधर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वाटर सेक्टर इश्यूज बढ़ने वाले हैं, तो एक सेंट्रल लेवल एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल बॉडी होगा वही इनको रिजॉल्व कर सकता है, तो CWS इज ओनली दैट बॉडी। तीसरी चीज़ है जो इंटरलिंकिंग का काम हो रहा है, तो इंटरलिंकिंग में एक्सपर्ट चाहिए, लाइक डीप इंटरलिंकिंग की जो DPRs बनती है, सर्वे होता है, वो भी CWS कैडर के ऑफिसर्स करते हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट वाले ऑफिसर्स भी रहते हैं पर जो अपर हैंड होता है वो CWS ऑफिसर्स का रहता है।
इसके अलावा डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स बन रहे हैं, लाइक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, महादेवी बनने वाली है, आई थिंक बन गई है महादेवी। उसके अलावा महानदी भी बन सकती है आगे, और ये रिवर बोर्ड्स हैं, अपर यमुना है, ये भी है। तो इनमें भी जो, क्योंकि एक न्यूट्रल बंदे को आप पोस्ट करोगे वहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट को तो आप पोस्ट नहीं कर सकते, आपको अगर वाटर सेक्टर को रिजॉल्व करना है बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे भी CWS ऑफिसर्स का रोल है काफ़ी। इसके अलावा जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक फ्लड इश्यूज है, फ्लड मैनेजमेंट, और इसके अलावा ग्लोफ जो हो रहा है अभी, ग्लेशियर लेक्स आउटबस्ट, तो ग्लेशियर लेक का जो मॉनिटरिंग है सिर्फ CWC ही करता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जो ग्लेशियर लेक का मॉनिटरिंग करे। तो वहाँ भी काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा कोस्टल एरिया मैनेजमेंट, कोस्टल एरोजन्स हो रहा है, तो वो मेनली वर्क होता है स्टेट गवर्नमेंट का, बट अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल, मतलब जो नेशनल लेवल पे गाइडलाइंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, उनके अंडर भी उनको सुपरवाइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कोस्टल एरियाज में। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे इंडिया जो है ना, इंडिया में अभी इट्स ए वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री नाउ, और ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में हम अगर देखेंगे ना तो वाटर का प्रॉब्लम है। फ्लड आते हैं तो हम डूब जाते हैं, और जैसे ही फ्लड ख़त्म होता है ड्रॉट्स आ जाते हैं। अभी बैंगलोर का हाल तो सबको पता है, एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ का यही हाल है, एंड काफ़ी सारे स्टेट्स भी अभी सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हो गया, एंड आने वाले टाइम में एज वी ग्रो एज एन इकोनॉमी, तो हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे, तो जैसे इसराइल ने काफ़ी डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप किए हैं, तो साउथ इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, एंड मेनी सच एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू कम इन वाटर सेक्टर। एंड यहाँ पे अगर आप एक वाटर के एक्सपर्ट हो, जो कि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी बॉडी वाटर के रिलेटेड इतना ज़्यादा काम करती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो कैडर के लोग हैं, they have got huge opportunities over there. yes ये सही है, क्योंकि जैसे अभी हमारी मिनिस्ट्री ने जैसे नेशनल वाटर मिशन के तहत जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया था। तो उसमें जो टेक्निकल ऑफिसर, दो टाइप के ऑफिसर्स थे, एक टेक्निकल ऑफिसर थे, एक सेंटर नोडल ऑफिसर्स थे। तो नोडल ऑफिसर्स जनरली IAS ऑफिसर्स थे, और टेक्निकल ऑफिसर हमारे कैडर के ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने ग्राउंड पे जाके जो भी वाटर सेक्टर से मैनेजमेंट चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करना है, कैसे वाटर मैनेजमेंट, रूप वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, बेसिकली वाटर मैनेजमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू कैसे करना है, उन चीज़ों में भी मतलब इस कैडर के ऑफिसर्स ने काफ़ी भूमिका निभाई। तो जो भी आगे कोई भी स्कीम है, जैसे NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसके अंदर भी कहीं कहीं कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं जो वहाँ पे हमारे कैडर्स के लोग हैं। क्योंकि बेसिकली वाटर एज ए वाटर एक्सपर्ट एक ही कैडर है, तो अगर जब मिनिस्ट्री को जो ज़रूरत होती है, कोई भी इश्यू है वाटर सेक्टर से रिलेटेड, तो वो CWS कैडर के ऑफिसर्स को वही एक ऑप्शन रह जाता है उनके पास अपॉइंट करने का कि तो थोड़ा सा ये मतलब आप मोनोपोली में हो वाटर सेक्टर में, ये कह सकता हूँ, तो उसका एक आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म। चलिए, अच्छा है, बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशंस मिले आपसे, एंड इट वाज वेरी नाइस कि इस तरह के इन्फॉर्मेशंस लोगों को मिलेगा। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू एक्सेल योर करियर इन द वाटर सेक्टर, चाहे वो किसी भी तरह से हो, देन सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ द गो टू सेक्टर फॉर यू गाइज। इसके अलावा अगर आप इनिशियल लेवल में प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, स्पेशली एट द जूनियर लेवल्स। मिड लेवल्स पे जैसे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हो, वहाँ तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पे आप आराम नहीं कर सकते हो, बट स्टिल वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाट डू यू से गजेंद्र, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इन सेंट्रल वाटर कमीशन? वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी सर्विस है वर्क लाइफ के लिए। क्योंकि अगर आप जैसे हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो, तो मोस्ट ऑफ केसेज में मैंने तो देखा 98% केसेज में ना, बस 9 से 6 आपका जॉब है, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलती है यहाँ पे सबको। तो अपनी फैमिली के साथ रहो, एंजॉय करो, और इतना स्ट्रेस भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम डायरेक्टली जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि वाटर सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं। लाइक जैसे जल जीवन मिशन के अंडर भी जो भी पानी हमें हर घर नल जल है, वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेट है। तो इसलिए हमारे पास प्रेशर नहीं है उतना। हमारा मेन काम है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको मिनिस्ट्री तक पहुंचाना, और मिनिस्ट्री की मतलब मिनिस्ट्री की चीज़ों को नीचे तक पहुंचाना। तो बेसिकली बीच का एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं हम। तो अगर जैसे फील्ड में पोस्टेड रहते हो तो थोड़ा सा
हेडक्वार्टर के कंपेयर में वहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, क्योंकि आप ही डीडीओ हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो वहाँ का, और आपको वहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है जब अगर कोई फ्लड्स प्रॉब्लम आती है, उनको कोई डेटा देना है, तो वहाँ थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर भी मैं वो कहूँगा कि उतनी भी नहीं है जितनी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे में है। हाँ, काफ़ी डिपार्टमेंट, जैसे मैं बहुत वाटर मतलब वर्क स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है ऐसे तो। ओके। और बाकी पोस्टिंग्स भी सही जगह होती है, मैंने बताया ही पहले, तो आगे फ्यूचर फैमिली प्लानिंग ये सब भी बहुत अच्छा है। बस वही है कि लोग थोड़ा सा अपना अलग अलग जैसे क्या बोलते हैं परसेप्शन होता है कि क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगा कि वाटर सेक्टर में ना आप एज ए एक्सपर्ट आ रहे हो, टेक्निकल एक्सपर्ट, तो आप एज ए साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हो। जैसे साइंटिस्ट अपनी एक फिक्स चीज़ पे वर्क करता है कि उसको क्या करना है, लेकिन जब यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं ऑफिसर्स, तो मतलब उनको ऐसे हाइप बनाया जाता है कि आईएएस ऑफिसर्स, क्योंकि वो सिविल सर्विस वाले ऑफिसर्स होते हैं, उनका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहता है, तो जनता से डीलिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये चीज़ मतलब आईएएस ऑफिसर्स को थोड़ा सा वैसे लगता है, वो फील करते हैं इस चीज़ को कि एक कमी है कि लाइक थोड़ा सा हाइप नहीं है चीज़। बाकी अदरवाइज तो वाटर सेक्टर बहुत अच्छा, मतलब ये सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैटर है। और आजकल तो देखो वैसे भी जॉब नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में यार, तो जो मिल जाए जॉब वही अच्छी जॉब है। चलिए, nice talking to you, Gajendra, and it was a nice interview, and I hope कि people will be able to take good decisions based on information provided through this interview. So thank you once again. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगेन, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू दोज क्वेरीज, एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन आई विल रिक्वेस्ट गजेंद्र टू रिप्लाई टू दोज क्वेरीज। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि दे गेट टू नो अबाउट सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।